हेलो एंड वेलकम बैक टू द गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज का जो वीडियो है उसमें हम डेफिसिट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके टाइप्स, इसके मीनिंग, इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारी इकोनॉमी पे, ये सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है। देखो, डेफिसिट का मतलब होता है कि शॉर्टेज मतलब कमी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में और गवर्नमेंट की रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसे ही हम डेफिसिट कहते हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हो जाते हैं और जो रेवेन्यू होनी थी गवर्नमेंट को वो होती है कम। तो वो जो गैप है वो हमारा डेफिसिट कहलाता है। डेफिसिट के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, ये हम केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को ही कैलकुलेट करते हैं या फिर उनके ऊपर ही ध्यान देते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है। अब जब रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, जब रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। सबसे पहला जो बैड इफेक्ट जो हमारी इकोनॉमी पे होता है वो है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम हो रही है, ठीक है, और उससे एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो क्या करेगी, जो सोशल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है, जो भी स्कीम्स वगैरह चला रही है, उसको गवर्नमेंट एक टाइम के लिए स्टॉप कर देगी। तो उससे क्या होगा कि जो सोशल वेलफेयर का है उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंस जो बैड इफेक्ट आता है वो क्या है, रेज बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे कंट्री को रन करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दुनिया मतलब बाहर दूसरे देशों से लोन लेगी। अब जैसे गवर्नमेंट दूसरे देशों से हर बार लोन ले रही है, हर बार उनसे पैसे उधार मांग रही है, तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो क्रेडिटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल टर्म्स को, जो उसकी एबिलिटी है उसके ऊपर डाउट किया जाता है कि गवर्नमेंट देश को ठीक से चला नहीं पा रही है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो क्रेडिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी डाउट आता है। इसके बाद में जो तीसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंसेज आता है वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट के मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर गवर्नमेंट के जो शेयर्स या स्टॉक्स हैं उसको गवर्नमेंट बेचना शुरू कर देती है। तो वो जो प्रोसेस है वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा हो गया है तो गवर्नमेंट को उस कर्जे को चुकाना है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उस कर्जे को चुकाने के लिए क्या करेगी, जो भी उसके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो भी उसके शेयर्स हैं वो क्या करेगी, उसको धीरे धीरे पब्लिक को बेचना शुरू कर देगी। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट होने लग जाएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट क्या है, देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड किया जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड किया जाएगा, एंड टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़ को छोड़ के। कैपिटल रिसिप्ट को मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कैपिटल रिसिप्ट दो तरह की होती है, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स वगैरह आती है और अदर लाइबिलिटीज आती है। तो वो जो डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या इंक्लूड होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो सारी इंक्लूड करेंगे, और कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड होंगी लेकिन नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई अपनी एसेट्स सोल्ड कर दी या फिर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था वो रिकवर हो गया, तो वो जो रिसिप्ट हुई है वो यहाँ पर इंक्लूड होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड जारी करके फिर पैसे ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो ये है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट
एक्सेप्ट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी बोरोइंग्स और दूसरी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको छोड़कर जितनी भी रिसिप्ट होती है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है, और उनको जब टोटल एक्सपेंडिचर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो हमारा जो कैलकुलेट होता है वो होता है फिस्कल डिफिसिट। देखो फिस्कल डिफिसिट के भी अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं या सॉरी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे पहला तो आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब क्या हो जाएगा कि जो इकोनॉमी में जो महंगाई है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे की मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहेगी यहाँ पर। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज, जैसे मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो आपको पता है कि जब मनी सप्लाई जब मार्केट में इंक्रीज हो जाती है तो जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो महंगाई है, इन्फ्लेशनरी जो स्पाइरल है वो होने लगता है। इसके बाद में आता है हिंड्रेंस द नेशनल ग्रोथ। अब नेशनल ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट क्या है कर्जे में है, चल रही है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो नेशनल ग्रोथ रेट है वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसके बाद में आता है विकसित सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी। देखो इससे हमारी जो जीडीपी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने इसको सही, इसके मेजर्स को यूज़ नहीं किया, सही इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया, इससे अच्छे से डील नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाता है। हर साल ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद में डिक्रीज इन गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी। सिंपली जैसे गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है फिस्कल डेफिसिट को, बार बार बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट की क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर भी उसकी एबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो ये भी उसके एक कॉन्सिक्वेंसेज होता है। जो कि यहाँ पे मैंने एक नोट करके एक बात लिखी है, वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज मोर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग्स ली है ये सब हमारे को जो इसकी जो डिटेल होती है वो फिस्कल डेफिसिट से हमें मिलती है। फिस्कल डेफिसिट को हम एक तो क्वांटिटिव मेथड से और साथ ही परसेंटेज मेथड से भी शो कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड से कैसे, जैसे जीडीपी के परसेंटेज मेथड से कैसे, देखो सपोज कीजिए कि इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है वो 5 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है, और टोटल जो जीडीपी थी वो हमारी 200 लाख करोड़ थी। तो सिंपली जो फिस्कल डेफिसिट की जो परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगी, 2.5%। ओके, ये होगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब बात करते हैं हम हमारे अगले डेफिसिट के बारे में, जो कि है प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट को, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको जब लेस कर दिया जाता है तो वो जो कैलकुलेट होके आता है वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। देखो क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट से ही बना हुआ है, फिस्कल डेफिसिट से में से जब इंटरेस्ट पेमेंट निकालते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो भी सेम टू सेम उसकी तरह मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बाद में आता है एक नया कॉन्सेप्ट है मॉनेटाइज डेफिसिट। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1997-98 के फाइनेंशियल ईयर में आया था। इसका मतलब, पहले इसका मतलब समझिए कि फिस्कल डेफिसिट का जो पार्ट आरबीआई गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है वो जो पैसा होता है वो क्या होता है, हमारा मॉनेटाइज डेफिसिट होता है। अब मॉनेटाइज डेफिसिट कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को जो आरबीआई है वो नए नोट छाप कर देती है, नए नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है, महंगाई बढ़ने लग जाती है, तो और जो पैसे की वैल्यू है वो गिर जाती है। इसका जो करंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अभी देख लीजिए हमारी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसमें क्या हो रहा है, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मॉनेटाइज डेफिसिट कर सकती है, तो उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, नए पैसे ले लेगी और इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट भी करना है, ठीक है, इकोनॉमी को ग्रो भी कराना है, तो क्या करना है कि गवर्नमेंट को लोगों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी है वो चल नहीं पा रही, क्योंकि लोग
अपने पास पैसा दबा के रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कल को मतलब क्या हो, क्या पता फिर से लॉकडाउन लग जाए। तो इस वजह से जो इकोनॉमी का जो सर्कल है, इकोनॉमिक साइकिल है, वो चल नहीं पा रही है। तो इसे भी अगर ये ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहता है तो भी इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट होता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसका एक बैड इफेक्ट आ जाएगा, इन्फ्लेशन, पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और जो 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये में जो एक पेन आज हमें मिलता है, वही पेन अब हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू उसकी गिर जाएगी, पैसे की वैल्यू बढ़ने लग जाए, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो पेन अब हमें 20 या 25 रुपये में मिलने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा मोनेटाइज डेफिसिट। देखिए मोनेटाइज डेफिसिट, इसको ज़्यादा मतलब ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि ये मैं जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का डेफिसिट का टॉपिक, जिसको मैंने समझा दिया है आपको एकदम अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।